हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट आरओ का चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं। उदय शंकर जोशी। जन्म सन 1911 गुजरात में जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं होती हैं विश्व शांति, गंगोत्री एवं निषिद्ध, प्राचीना, तथित्य, वंशावर्षा, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान एवं अभिज्ञा, एकाकी एवं सपना, भारत शहीद, कहानी, श्रावणी मेपो, बिसापो, उपन्यास और परकाण जया एवं निबंध एवं गोष्ठी एवं उघाड़ी बारी एवं क्लांतकारी। क्लांतकारी एवं म्यारा सोनेट स्वप्न त्याग। संपादन सन 1947 ईस्वी में संस्कृत पत्रिका का संपादन हुआ था। निधन हुआ था 1988 में। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पना से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। बीसवीं सदी की गुजराती कविता साहित्य को नई भंगिता व नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित्र का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा और आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकवादियों में अन्यतम है। जोशी जी और कविता के साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य होता है और खासकर साहित्य की आलोचना में होता है। और निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। और उमा शंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं और जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा होता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत एवं खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। और कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है और कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है और इस खेत में किसी अखंड आशय, भावात्मकता आदि से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। एक बीच रचना विचार और अभिव्यक्तियों का हो सकता है और यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विलंघित हो जाता है और उससे शब्दों के अंकुर निकलते और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कि कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित एवं पल्लवित होने की स्थिति होती है। साहित्यिक कृषि से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम होती है। और पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कठाई उत्तम साहित्य एवं काल जयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है से भी कम नहीं होती है। और खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस भी कभी चुकता नहीं है। और बुगलों के पंख। कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है और सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं और जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यारों के चित्रांकन वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन होता है। और वस्तुगत और आत्मगत के सहयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। और कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति
बनाकर उड़ते सफ़ेद और बगुलों को देखता है और वे कजराते बादलों के ऊपर तैरती झांक की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कभी और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा जा रहा है। वह इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है और क्या यह सौंदर्य से बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। छोटा मेरा खेत चौंकाने का एक कागज का एक पन्ना। कोई अखंड कहीं से आया है और छड़ का बीज वहाँ बोया गया है। ठीक है, तो आरती पढ़ाते बात पूछने नहीं यहाँ समझे बात है सेवाली बात समझना पढ़ाकर जो इंग्लिश में कमजोर है वो मार से कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया। निषेध एवं शब्द के अंकुर। सुना नहीं, मैं तो उसके ना हमें भी बोल रहा हूँ। तो तरह पढ़ाएंगे दीदी मोबाइल में रखने का 2 घंटे बैठो 2 घंटा पढ़ाई तो रहा हूँ और मत कर रहा। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष एवं झूमने लगे फल और रस अलौकिक एवं अमृत धाराएं फूटती हैं और रोपाई क्षण की होती है, कटाई अनंतता की होती है, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती है और रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौंकाना। बुगलों के पंख अदरक है वो बुगलों के पंख नभ के पाती बंधे बुगलों के पंख होते हैं और चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें और कजराते बादलों की छाई नभ छाया होती है। तैरती छाग की सतेज और श्वेता और काया बोले जाती है। मुझे बाद निज माया से और उसे कोई तनिक रोक रखे हुए वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें होती है। नव में पाती बंधी बुगलों की आंखें। कविता के साथ कविता के अभ्यास कला की बात। चैप्टर नंबर 9 फिकार गोरखपुरी। प्रश्न नंबर 1 शायर राखी के पक्षे राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन माह में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इन दिनों जोरदार बारिश होती है और बादलों में जिस तरह बिजली चमकती है उसी के प्रकार बहनें चमकती हैं राखी भाई के हाथों में बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और रक्षाबंधन एक मधुर प्रेम का बंधन होता है और सावन का जो संबंध झीनी घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से होता है वही संबंध भाई का बहन से होता है। राखी के लच्छे उसी संबंध का प्रतीक है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय होता है। खुद का पर्दा खोलने से कवि का आशय होता है कि स्वयं की बुराइयों या कमजोरियों को प्रकट करना। कवि के अनुसार जो व्यक्ति उनकी बुराई करता है और बहन अनजाने में संसार के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करता है। दूसरों की निंदा करते करते व्यक्ति कब अपनी राज बता देता है उसे स्वयं ही पता नहीं चलता।
किस्मत हमको रो लेबे, हम किस्मत को रो लेबे। और इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तना तनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुए चर्चा कीजिए। कवि को निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया है, और कवि कहता है कि असफल होने पर मैं किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मुझे उदास देखकर रोती है, और कि वे मेरे लिए कुछ सार्थक नहीं कर पाई है। और इस प्रकार मैं और किस्मत दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों एक दूसरे की असफलता और अभाव और व्यवस्थाओं पर रोते हैं। टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी के चांद गोदी का चांद अर्थात बच्चा माँ को आकर्षित करता है, और गगन का चांद बच्चों को योनि गोदी से चांद को हर्षित करता है। और प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा चांद के समान सुंदर एवं प्रिय होता है, और बच्चे को चंद्रमा आकर्षित करता है और वह उसे अपने हाथों में लेना चाहता है। इस प्रकार दोनों के मध्य प्रेम और आकर्षण का संबंध होता है। टिप्पणी करें। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन एक मधुर बंधन होता है, और सावन में रक्षाबंधन आता है, और सावन का जो संबंध जीनी घटा से होता है, और घटा का वो संबंध बिजली से होता है, और वही संबंध भाई का बहन से होता है, और भाई बहन के मन में प्यार की भावनाएं होती हैं। इन और वाणियों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छाटिए। हिंदी के प्रयोग। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है और उसे गोद भरी गूंज उठाती है। खिलखिलाते बच्चों की हंसी। रक्षाबंधन की सुबह रस पुतली छाई है और घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं। लच्छे भाई के हैं और बांधती है चमकती राखी। उर्दू के प्रयोग। उलझे हुए गेसुन कंघी करके देख के आईने में चांद उतर आया है। लोक भाषा के प्रयोग। रह कि हवा में जो लोका देती है। पाठ नंबर 10 उमा शंकर जोशी। छोटी चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित होता है। कवि अपने कवि कर्म को किसान के कृषि कर्म के जैसा ही बताता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं एक प्रकार का किसान हूँ और किसान के खेत के समान उसके पास चौकोर कागज का पन्ना है, और जैसे किसान जमीन पर बीज खाद एवं जल डालता है, उसी प्रकार का किसान हूँ। किसान के खेत के समान उसके पास चौकोर कागज का पन्ना है, जैसे किसान जमीन पर बीज एवं खाद जल डालता है, और उसी प्रकार मैं कागज पर शब्द भाव बोता हूँ, और उसके बाद अनाज फल फूल की तरह कविता पुष्पित एवं पल्लवित होती हैं। और इस प्रकार कवि काव्य रचना रूपी खेती के लिए कागज के पन्ने को अपना चौकोना खेत कहते हैं। रचना के संदर्भ में अखंड और बीज क्या होता है। रचना के संदर्भ में अखंड का आशय होता है भावात्मक आंधी से होता है, और जो कि किसी के मन में अचानक किसी वस्तु और व्यक्ति भाव एवं स्थिति को देखकर उत्पन्न होती हैं, जैसे कि क्रास पक्षी के करुण विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मन में काव्य उत्पन्न हुआ होता है। और बीज का आशय उस रचना एवं विचार और अभिव्यक्ति से होता है जब कोई विषय कवि के मन को उदेड़ता है और वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। कवि ने रचना कर्म अर्थात कविताओं को
रस का अक्षय पात्र कहा है और काव्य का आनंद दिव्य व कालमयी होता है और कविता ने निहित सौंदर्य रस और भावना तो कम होता है और न नष्ट होता है और ये हमेशा मीठे सोते की तरह तृप्ति एवं सुख और आनंद प्रदान करता है। व्याख्या करें। शब्द के अंगूठे फूटे और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। छोटा मेरा खेत है में खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है और जिस प्रकार धरती में बीज बोया जाता है वह बीज विभिन्न रसायनों हवा पानी आदि को पीकर तथा विभिन्न परिचरणों रसायनों हवा पानी आदि को विभिन्न चरणों से गुजरता होता है। इसी प्रकार कवि को किसी भाव का बीज मिलता है तब कवि उसे आत्मसात करता है और उसके बाद बीज में से शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और उसमें विशेष भावों के पत्ते और फूल पनपते हैं और तत्पश्चात कविता का जन्म होता है। रोपाई छड़की कटाई एवं अनंतता की ओर लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती है। साहित्यिक कृतियां से जो अलौकिक रस धारा फूटती है और उससे निहित उसमें निहित सौंदर्य रस और भावना तो कम होता है और न नष्ट होता है और उसका बीज तो क्षण भर में बोया जाता है, किंतु उस चौपाई परिणाम यह होता है कि यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई के रूप में अनंत आनंद देता रहता है और जितना लोग उसका सुख उठाते हैं उतना ही यह बढ़ता है। शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों एवं चित्रों एवं ध्वनि योजना अथवा रूप रस एवं गंध को हमारे इंद्रिक एवं अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है और उस आधार पर प्रस्तुत कविताओं से बिंब खोज निकलते हैं। इन कविताओं में दृश्य एवं चाक्षुष एवं बिंब एवं उकेरे गए होते हैं और छोटा मेरा खेत चौकाता है कागज का एक पन्ना होता है और शब्द के अंकुर पल्लव पुष्पों से नमित होते हैं और झूमने लगे फल होते हैं। नाव में पाती भदे बगुले के पंख होते हैं और जहाँ उपमय में उपमान का आरोप होता है और रूपक कहलाता होता है। इस कविता में ऐसे रूपक का चुनाव है। भावों रूपी आदि और विचार रूपी बीज एवं पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष एवं कजराते बादलों की नभ छाया होती है और तेरती छाज की सतेज श्वेता काया। Thank you guys. This session will be closed.